हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश। और जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, पिनेकल की एक सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बहुत सारी एग्जाम। जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें जो जनरल साइंस पूछी जाती है, तो इस किताब में क्या है, सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ और थ्योरी दोनों प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड साइंस है। इस प्रकार की बुक को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में ऑनलाइन तरीके से बुकिंग करके आप मंगवा सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जनरल साइंस की तैयारी के लिए पिनेकल की ये बुक बहुत बढ़िया बुक होती है। चलिए आगे हम एक टॉपिक समझते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट का, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। जैसे कि आपको पता होगा, बचपन से पढ़ाया जाता है हमारी छोटी कक्षाओं में, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन अम्ल क्षार के जो बेसिक थ्योरी है उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ने के लिए, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार की प्रकृति किस प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, उसी प्रकार से लवण, है ना। तो आज की क्लास में हम सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से समझने वाले हैं। तो समझते हैं अम्ल के बारे में। जो कॉमन सी परिभाषा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। देखिए रासायनिक रूप से अगर परिभाषा को बोला जाए तो जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन, है ना, जो H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इसका एक और क्या खास गुण है बोले, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में शोर होते हैं बोले, इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। एक और है इनका गुण कि ये क्या कर देते हैं, कि नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये तो कॉमन सी चीजें हो गई है अम्ल के बारे में, कि जो H+ आयन देता है स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को कैसे कर देता है, लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अम्लों के जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं हम, किसे कैसे अम्ल के उदाहरण होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, एसिटिक अम्ल हो गया, है ना, नाइट्रिक अम्ल है, ये सभी क्या है, अम्ल है। अम्ल के बारे में एक और चीजें हैं कि यदि किसी जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता को अगर कम कर दिया जाए, मान लो कोई जलीय विलयन है और उसमें अम्ल की सांद्रता क्या है, कम है, अम्ल क्या है बोले, कम मात्रा में मिलाया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तनु विलयन, है ना। और जब अम्ल की सांद्रता प्रबल हो जाए, जब अम्ल ज्यादा हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं हम सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, है ना। एक जलीय विलयन है जिसमें अम्ल क्या है बोले, कम मात्रा में है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तब उसे क्या बोलते हैं हम, सांद्र अम्ल बोलते हैं, है ना। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ अम्ल हैं और उनके सोर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। जैसे कि सिरका, सिरका में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक बोलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है बोले, टार्टरिक एसिड होता है ना। इसी प्रकार से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा जो दूध या दही होता है उसमें कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा, साइट्रिक अम्ल। जो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। जो चींटी का डंक होता है, लाल चींटी जो होती है, अगर वो काटती है तो कौन सा अम्ल बनाती है, मेथेनोइक अम्ल, या इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, है ना। जो बिच्छू का डंक होता है उसमें भी कौन सा अम्ल होता है भाई, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये अम्ल बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक अम्ल है ना, जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले अम्ल हैं, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी कौन से अम्ल है बोले, नेचुरल एसिड है ना। जो आर्टिफिशियल एसिड होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे सोर्स के आधार पर, सोर्स के आधार पर जो अम्ल होते हैं जिनको हम कार्बनिक अम्ल या खाद्य अम्ल भी बोलते हैं, ऐसे अम्ल जो पौधों और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ अम्ल होंगे जो पौधों में भी पाए जाएंगे और जंतुओं में भी पाए जाएंगे, तब ऐसे अम्लों के हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल या खाद्य अम्ल कहते हैं। और ये क्या होते हैं, पर्यावरण में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये क्या है, प्रकृति में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं,
है ना। ये सभी क्या कौन से अम्ल कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं कौन से, कार्बनिक अम्ल, है ना। जैसे कि विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है बोले, है ना। लैक्टिक एसिड होता है किसमें, दूध में होता है। लाल चींटी में कौन सा, फॉर्मिक एसिड होता है। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खाद्य अम्ल या एडिबल एसिड भी कहते हैं, है ना। चलिए, दूसरे प्रकार के अम्ल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। इनको हम क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से नहीं होते हैं, इन्हें हम बनाते हैं। ऐसे अम्ल जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले खनिजों से बनते हैं, इन्हें क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। मनुष्यों के द्वारा इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसलिए इन अम्लों को क्या कहा जाता है, प्रायोगिक अम्ल कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इस प्रकार से जितने भी अम्ल होते हैं, ये सभी अम्ल क्या होते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्रयोगशाला अम्ल कहा जाता है। जैसे HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HBr है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये सभी एसिड कौन से एसिड होते हैं बोले, अकार्बनिक एसिड होते हैं। ये इन सबको कैसे, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसलिए इन सभी अम्लों को हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम, सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर जो होते हैं अम्ल दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है सांद्रित अम्ल, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वे एसिड होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए और जल की मात्रा क्या हो, कम हो, तब ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट एसिड बोलते हैं। ये जितने भी एसिड होते हैं बोले कंसंट्रेट वाले, ये जल की सबसे कम मात्रा में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, है ना। व्यावसायिक रूप से बेचे जाने वाले जो अम्ल होते हैं अक्सर कौन से होते हैं बोले, कंसंट्रेट एसिड होते हैं। जो बेचे जाने वाले अम्ल होते हैं ये सभी क्या होते हैं, सांद्रता के आधार पर कंसंट्रेट एसिड ही होते हैं। जैसे कि उदाहरण हम बोले कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सभी क्या है, सांद्रता के आधार पर कंसंट्रेट एसिड होते हैं, सांद्रित अम्ल बोला जाता है ना। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनमें अम्ल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और पानी की मात्रा क्या है बोले कम है। जैसे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है ना, अम्ल की मात्रा कम है। लेकिन यहाँ कंसंट्रेट सॉल्यूशन में देख रहे हैं आप कि इसमें जो अम्ल की सांद्रता है ये अधिक है, जबकि जल की सांद्रता क्या है, कम है। इसी प्रकार से इसका विपरीत अगर लिया जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु अम्ल किसे कहते हैं, कि ऐसे अम्ल जिनमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में अम्ल होता है और अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है। जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है और अम्ल की मात्रा जब कम होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तनु अम्ल। एक अम्ल जो सांद्रता की विपरीत होता है जो तनु कहलाता है। सांद्र अम्ल के जो विपरीत होगा उसे क्या बोलेंगे, हम तनु अम्ल बोलेंगे। जैसे कि कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये क्या है, तनु अम्ल के कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार से एक और होता है कि प्रबलता के आधार पर, है ना, स्ट्रेंथ के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रेंथ के आधार पर होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से H+ आयनों में विघटित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनको जल में घुलने पर ये पूरी तरह से H+ आयन अगर देते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, है ना। जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ये एक प्रकार से कौन से अम्ल होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन में पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, तब ऐसे अम्ल को हम कौन से अम्ल बोलते हैं, प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसी का विपरीत होगा कौन सा, दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। वीक एसिड किसको कहेंगे हम, वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयनों में पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि कार्बोलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये सभी कौन से अम्ल हैं, दुर्बल अम्ल हैं, जो H+ आयनों में पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी
इसी प्रकार से हम बोलेंगे कुछ अदर अम्ल है हमारे पास, अदर एसिड है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं द्विअम्लीय या त्रिअम्लीय। द्विअम्लीय या बाइनरी जिसको बोला जाता है, बाइनरी का मतलब होता है दो, है ना। ये अम्लीय यौगिक हैं जिनमें हमेशा अन्य रासायनिक तत्वों, अधिकतर अधातुओं के साथ हाइड्रोजन बंद होते हैं। किसके साथ में बोले, हाइड्रोजन जो है अगर किसी अधातु के साथ, जैसे फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके साथ अगर कोई बंध बनाता है ना, तो तब ऐसे जो बंध अम्ल होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी एसिड कहते हैं। बाइनरी कहा जाता है क्योंकि क्यों होता है कि उसमें दो अलग अलग तत्व एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। बाइनरी क्यों कहा जाता है इनको, दो अलग अलग तत्व जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। और किसके साथ में जुड़े होंगे, तो हाइड्रोजन के साथ में जुड़े होंगे। हाइड्रोजन एक आवश्यक घटक के रूप में उपस्थित, हाइड्रोजन होगा ही होगा, इसलिए बाइनरी अम्ल को हाइड्रेसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रेसिड भी कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, ये सभी कौन से अम्ल है, द्विअम्लीय है या बाइनरी एसिड होते हैं। इसी प्रकार से त्रिअम्लीय क्या होगा, जिनको हम तीन चीजें होंगी जिनमें, वे अम्लीय यौगिक जिनमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है और एक अन्य तत्व, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और एक दूसरा तत्व भी होगा। जैसे कि H2SO4 का उदाहरण लें कि इसमें H2 भी है, S भी है और O4 भी है, H2SO4 है ना, H2SO4। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और एक दूसरा तत्व है। इसी प्रकार से तीन तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, त्रिअम्लीय बोलते हैं, है ना, टर्नरी एसिड कहा जाता है। एक अन्य रासायनिक तत्व अधिकांशतः कौन सा होता है, बोले अधातु होता है। इन्हें अक्सर ऑक्सी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, H भी है, O भी है, N भी है, HNO3। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा और एक दूसरा तत्व होगा जो कौन सा होगा, अधातु होगा। तब ऐसे तीन तत्वों से मिलकर जो बनने वाले अम्ल होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिअम्लीय। चलो एक और प्रकार से हम पढ़ते हैं अम्लों के अम्लों के जो उपयोग है कहां कहां किया जाता है उसको समझते हैं। यूज ऑफ एसिड, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहां किया जाता है, तो कुछ फर्टिलाइजर को बनाने में, रंग बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, एक्वारेजिया अम्ल राज बनाने में किया जाता है ना। TNT क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है जिसका नाम है क्या, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन होता है। तो उर्वरक बनाने में, रंग बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी क्या, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आता है हमारे पास एक और क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका उपयोग कहां किया जाता है, उर्वरक बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, विस्फोटक में, रंग में, डिटर्जेंट में और बैटरी। देखिए जो बैटरी होती है, बोले कौन सी, गाड़ियों की जो बैटरी होती है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 ही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बैटरी का अम्ल भी कहते हैं। कौन से अम्ल को कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी का अम्ल भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम अन्वेषण में भी किया जाता है। कहां कहां, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, विस्फोटक बनाने में, बैटरी में, डिटर्जेंट में, बहुत सारी जगह पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक और अम्ल आता है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, HCl। इसका उपयोग PVC प्लास्टिक जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC के जो पाइप वगैरह आते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। दवाएं बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में, रंग में, कपड़ा में, अम्लराज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, है ना। PVC के पाइप बनाने में, जो कॉस्मेटिक्स होती हैं, कुछ डाइज होती हैं, कुछ टेक्सटाइल में बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एक और जगह किया जाता है, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। और दूसरी चीज है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक और अम्ल है जिसको बोलते हैं हम बेंजोइक अम्ल, है ना, C6H5COOH। और फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का क्या सूत्र है, HCOOH। इन दोनों का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है।
फूड को अगर हमें कुछ लंबे समय तक अगर स्टोर करके रखना होता है तो उनमें क्या मिलाया जाता है, बोले बेंजोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के बने कुछ फॉर्मूले मिलाए जाते हैं, जिससे जो फूड होता है वो लंबे समय तक खाने योग्य बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं संरक्षक के रूप में, खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में बेंजोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्मिक अम्ल का एक और उपयोग है कीटनाशक बनाने में, रबर के प्रसंस्करण में और चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल क्या है, कीटनाशक के रूप में भी, रबर के प्रसंस्करण, रबर की जो प्रोसेसिंग करने के लिए भी किया जाता है, और चमड़ा उद्योग में भी, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक और अम्ल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, जो खट्टी चीजों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इनमें पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और संरक्षण में, जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको उनका संरक्षण करने के लिए, और दूसरा चीज है धातुओं को धोने और कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में भी क्या किया जाता है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है ना, मेटल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों में जगह इसका उपयोग किया जाता है। एक और अम्ल आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई और छपाई में किया जाता है। इसका उपयोग चमड़े को ब्लीच करने में और कपड़े से स्याही या जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। चमड़े को ब्लीच करने में, है ना, और दूसरा क्या है, कपड़े पर स्याही या जंग के अगर धब्बे लग गए हैं तो उनको हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला आता है हमारे पास एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र है क्या, CH3COOH। इसका उपयोग सिरका के रूप में किया जाता है, विनेगर के रूप में, क्योंकि विनेगर में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एसीटोन बनाने के लिए और खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। एसीटोन भी किससे बनता है, बोले एसीटोन बनाने के लिए हम एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, सिरका के रूप में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक और है जिसको बोलते हैं हम एस्पिरिन या सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है कि बुखार और दर्द की दवा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एस्पिरिन या जिसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल। बुखार की दवा या दर्द की दवा, फीवर के लिए और पेन के लिए जो टैबलेट्स वगैरह बनती है उसको बनाने के लिए एस्पिरिन या सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक और अम्ल आता है जिसको बोलते हैं हम टार्टरिक अम्ल, और एक और होता है कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का उपयोग जो अंगूर जैसे फलों में प्राप्त होता है, अंगूर में कौन सा पाया जाएगा, बोले टार्टरिक अम्ल। जैसे फलों से प्राप्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका स्वाद बढ़ाने वाले घटक के रूप में और शराब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देख, वाइन बनाने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक और अम्ल है हमारे पास कार्बोनिक अम्ल। शीतल पेय पदार्थ जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, बोले सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये तो होगा हमारे पास अम्ल, बहुत सारे अम्ल और उनके सबके उपयोग देखे हमने। अब हम समझते हैं कि क्षार क्या होते हैं, जिनको हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो इसी का विपरीत अगर बोला जाए कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन से आयन, OH- आयन देते हैं, OH- आयन। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर या जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि स्वाद में क्षार जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है ना। ये लिटमस पेपर को कौन से रंग में बदल देते हैं, नीले रंग में। लाल लिटमस पेपर को, रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। जैसे अम्ल के उदाहरण हमने बहुत सारे देखे, तो इसी प्रकार से कुछ क्षार के उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, क्षार है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें OH होता है,
हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। देखिए सब में OH लगा हुआ है, NaOH, CaOH का ट्वाइस, KOH, ये सभी क्या है, क्षार के उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो ये क्षार होते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से OH आयनों में विघटित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ऐसे अम्ल जो पूरी तरह से H+ आयन में डिवाइड हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के विपरीत अगर बोला जाए प्रबल क्षार किसे कहेंगे, तो जो पूरी तरह से OH- आयनों में विघटित हो जाए तो उसे हम प्रबल क्षार कहेंगे। प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, प्रबल क्षार हैं। कौन से क्षार हैं, प्रबल क्षार। इसी प्रकार से इसका विपरीत हो जाएगा कौन सा, कि वे क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयनों में पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो पूरी तरह से OH आयनों में विघटित हो जाए, है ना, जो नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कॉपर के हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, दुर्बल क्षार हैं। एक और है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर क्षार के उपयोग के बारे में बात करें कि क्षार का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो एक पहले समझते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का क्षार है, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, कंक्रीट और प्लास्टर के निर्माण में, सफेदी में, जल को मृदु करने में, अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है ना। अलग अलग बहुत सारे उपयोग होते हैं। जल को मृदु करने में, मृदु करने का मतलब होता है क्या, कि जल से जो एक्स्ट्रा लवण होते हैं या मिनरल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, तो जल क्या हो जाता है, सॉफ्ट या पीने योग्य हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि जल के मृदुकरण करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ना। इसी प्रकार से दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। इसका उपयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है। अम्लनाशक किसको बोलते हैं हम, एंटासिड, कि जब एसिड की मात्रा को अगर कम कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एसिड की मात्रा कम हो गई तो अम्लनाशक। जैसे एसिडिटी होती है तो एसिडिटी में हम क्या लेते हैं, इनो का उपयोग करते हैं। इनो में क्या होता है बोले, कोई क्षार ऐसा मिला होता है जो एसिड की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं, या एंटासिड बोल दिया जाता है। अम्ल की मात्रा को जो कम कर दे वो क्या होगा, एक प्रकार का क्षार ही होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से एक और क्षार है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH का उपयोग दवाएं बनाने में किया जाता है, कठोर साबुन के निर्माण में। कठोर साबुन क्या होता है, जो सॉफ्ट साबुन होता है, सॉफ्ट सोप जो होता है वो नहाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि कठोर साबुन जो होता है वो धोने के लिए, जैसे कि कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए इस तरह से उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ जो खनिज होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे दूसरा उपयोग है इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, कि सॉफ्ट साबुन बनाने में किसका उपयोग होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जबकि हार्ड साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का। शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। एक और क्षार है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सुखाने वाले घटक के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में, मोर्टार के एक घटक के रूप में किया जाता है। एक और हमारे पास क्षार है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका उपयोग भट्टियों में, दवाओं के निर्माण में, उच्च ताप सह पदार्थों को बनाने, फर्नेस की जो भट्टियां वगैरह होती हैं बोले, उनमें भी किया जाता है, और जो बहुत ज्यादा तापमान को सहन कर सकते हैं उस तरह से भी इसका उपयोग किया जाता है। रबर के पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक और आता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कपड़ों से ग्रीस के दाग हटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार के अगर रासायनिक गुण देखें कि पहले देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया।
जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास लाकर निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया जा सकता है। यह पॉप ध्वनि के साथ में क्या होता है, फूटता है। बोले धातुओं के साथ अगर अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाए तो वो किस किस कौन कौन सी अभिक्रिया देते हैं। देखें यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसी प्रकार से क्षार धातु के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है कि 2HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ये जिंक धातु के साथ में क्रिया कर रही है तो एक लवण बना रही है जिसको हम बोलेंगे जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और क्या बन रहा है, एक हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे कि अम्ल और क्षार धातु के साथ में क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस बनती ही बनती है। इसी प्रकार से अगर हम कार्बोनेट या सल्फेट के साथ में इनकी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे अम्ल जो होता है ये धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके लवण बनाता है और एक CO2 गैस भी बनाता है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल बनाता है ना। दो चीजें बनाते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और दूसरा क्या बनेगा, जल बनेगा। CO2 का परीक्षण करने के लिए चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है, जिससे चूने का जो जल होता है वो कौन सा होता है, दूधिया रंग का हो जाता है। अम्ल हमेशा धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और CO2 गैस बनाएंगे, जबकि क्षार जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कोई क्रिया नहीं करता है। अम्ल ही क्रिया करता है, क्षार क्या होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। तो हम बोलेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके क्या क्या देते हैं, एक तो लवण देते हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और तीसरा जल देते हैं। इसी प्रकार से हम बोले कि अम्ल और क्षार की जब एक दूसरे के साथ में क्रिया हो जाती है तब क्या बनता है, अम्ल और क्षार दोनों अगर एक साथ में अभिक्रिया कर दें तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है और जल बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है, बोले कि जब अम्ल और क्षार, देखिए बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्षार और अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। और ये लवण क्या होगा, जिसमें ना अम्लीय गुण होगा ना क्षारीय गुण होगा, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का उदासीन हो जाएगा, है ना। न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं हम उदासीनीकरण प्रक्रिया को। तो क्या बनता है, बोले एक लवण बनता है और जल बनता है। जैसे उदाहरण ले लें NaOH, NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं, जैसे कि नमक, है ना, क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि अम्ल और क्षार दोनों को अगर आपस में क्रिया करवा दिया जाए दोनों की, तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है और जल बन जाता है। धातुओं के ऑक्साइड के साथ में अगर अम्लों की क्रिया कराई जाए, देखिए धातुओं के ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम के ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन धातु के साथ में जुड़ी हो तो इसको क्या कहते हैं, हम धातु के ऑक्साइड कहते हैं। और अम्ल के साथ में अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए तब क्या बनता है, बोले तब बनता है लवण और जल। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण में यहां पर दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों साथ में अभिक्रिया करके MgCl2 बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसी प्रकार से क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ में अगर अभिक्रिया करें, देखिए अभी हमने धातु ऑक्साइड पढ़ा था, जैसे कि MgO, CaO, ये क्या है, धातु के ऑक्साइड है। अगर अधातु के ऑक्साइड जैसे कि CO2 हो गया, इसके साथ में अगर क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, बोल जब अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो इसमें लवण और जल बनता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि अधातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। Na2CO3
और H2O बन रहा है, Na2CO3 और H2। अधातु के ऑक्साइड कौन सा होगा, जैसे कि CO2 हो गया, NO2 हो गया, N2O हो गया, ये सभी क्या है, अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ में मिलकर यौगिक बनाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधातु ऑक्साइड बोलेंगे, है ना। तो बोलेंगे अधातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। सभी अम्ल और क्षार जो होते हैं इनके बीच में कुछ सामान्य गुण होते हैं, उनको हम समझते हैं। अम्ल और क्षार दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिसका अर्थ क्या है, विद्युत के क्या होते हैं, ये दोनों ही सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार कैसे होते हैं, बोले सुचालक होते हैं दोनों ही। अम्ल और क्षार दोनों ही जलीय विलयन में क्या देते हैं, आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार कौन से, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल में जल में अम्ल और क्षार दोनों मिलाने की अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार दोनों को अगर जल में मिला दिया जाए तो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कॉमन से सामान्य गुण थे जो अम्ल और क्षार दोनों में पाए जाते हैं। अम्ल और क्षार की एक अवधारणा है जिसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस की अम्ल क्षार की अवधारणा कहते हैं। आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार के बारे में कुछ सिद्धांत बताए, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस की अम्ल क्षार का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए तो HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो H+ आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा। KOH जो एक प्रकार का क्षार है, इसका K+ आयन और OH- आयन बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आर्हेनियस का सिद्धांत में जो अम्ल होते हैं जी H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं ये क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। देखिए आर्हेनियस की थ्योरी के ये सिद्धांत में दिया हुआ है कि जो H+ आयन दे रहे हैं ये अम्ल है, जो OH- आयन दे रहे हैं ये क्या है, बोले क्षार है। इसी प्रकार से एक और अवधारणा है जिसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की अवधारणा कहते हैं। इसमें क्या बताया जाता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन अर्थात प्रोटॉन त्याग करने में सक्षम होते हैं। जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, जो प्रोटॉन का दान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, अर्थात प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं ये प्रोटॉन दाता होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो उदाहरण देखें, जैसे कि ये क्षार है हमारे पास NH3 और अम्ल है हमारे पास, तो ये दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, प्रोटॉन का दान करेगा अम्ल, और क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। अम्ल क्षार युग्म जिसमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है वो क्या कहलाते हैं, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कहलाते हैं। संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाते हैं। जिसमें क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है वो क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाता है। इसलिए OH- को अम्ल H2O का संयुग्मी क्षार कहा जाता है, और NH4+ को क्षार NH3 का संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। इन दोनों में क्या होता है, बोले एक प्रोटॉन का केवल अंतर होता है। इसी प्रकार से एक और अवधारणा है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लुईस सिद्धांत या लुईस की अवधारणा। गिलबर्ट एंड लुईस ने अम्ल को एक ऐसी प्रजाति के रूप में परिभाषित किया जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को, जोड़ी को ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और क्षार जो होता है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ी को जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, और जो त्याग करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसे ही उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ BF3 जो NH3 के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दान करेगा तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल। जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। सभी इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले पदार्थ धनायन लुईस अम्ल है, और जबकि इलेक्ट्रॉन की अधिक वाले, इलेक्ट्रॉन की जिसमें अधिकता होती है, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, ऋणायन लुईस कहलाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो ऋणायन लुईस, और जिसमें कमी होगी वो क्या होगा, धनायन लुईस कहलाएगा। अब हम समझते हैं पीएच मान को अम्ल और क्षार में, क्योंकि पीएच मान कॉमन है। पीएच मान से किसी भी अम्ल की सांद्रता को हम बता सकते हैं कि इसमें कितना अम्लीय है या फिर क्षारीय है। पीएच मान किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना होता है कि H+ आयन कितना होता है या OH-। पीएच में P का अर्थ क्या होता है, पोंटेज होता है। P का मतलब क्या होता है, पोटेंज होता है। पोटेंशियल बोल सकते हैं हम, पोटेंज जिसको बोलते हैं, है ना। सांद्रता जिसको बोल सकते हैं हम, जिसका अर्थ होता है या शक्ति, है ना। दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं हम, शक्ति। और जहां पर पीएच जो होता है इसको हम बोलते हैं कि ये ऐसी कैटेगरी में होता है कि जिसको हम 0 से लेके 14 तक पढ़ सकते हैं। जो 0 होता है बोले ये सर्वाधिक अम्लीय या अत्यधिक अम्लीय होता है, और जो 14 होता है ये क्या अंतर होता है कि क्षारीय होता है। 0 से लेके 14 तक हम बोलेंगे जो अत्यधिक क्षारीय होगा ये 14 होगा, और 0 वाला क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा या अत्यधिक अम्लीय बोलेंगे। किसी अम्ल को तनुकरण करने पर पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्षार को तनुकरण करने पर पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच स्केल को अगर हम बनाएं तो इसमें देखते हैं कि मान कहां तक होंगे, 0 से लेके 14 तक होंगे। तो ये एक प्रकार का स्केल के रूप में पढ़ा जाएगा। पीएच का मान अगर 7 हो जाता है तो विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। 7 से कम होता है विलयन का पीएच मान तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान मान लो 4.30 है तो उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे या अधिक होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर उदाहरण में अगर बोला जाए कि जिसके पीएच मान 4.3 है, मतलब ये 4 है हमारे पास और 0.3 में लगभग यहां पर होगा, तो उसकी अम्लीयता कैसी होगी, कम होगी या अधिक होगी, तो भैया हम बोलेंगे उसकी अम्लीय प्रकृति का होगा, है ना। अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, है ना। दैनिक जीवन में पीएच का कौन कौन सा महत्व होता है, एक एक करके समझते हम। पौधे और जंतु पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर पीएच की जो रेंज होता है, हमारे शरीर में पीएच की रेंज 7 से लेके 7.8 के अंदर ही काम करता है। वर्षा का जल जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है, तब ऐसी वर्षा को हम एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होगी, जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है बोले, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल का स्तर जो होता है बढ़ जाता है, तब ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्त्राव के कारण अमाशय का पीएच मान 1.5 से 3 तक हो जाता है बोले। HCl जो हमारे स्टमक में बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, अगर इसका सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो पीएच मान कितना हो जाता है, 1 से लेके 3 तक हो जाता है। अपच की स्थिति में इंडाइजेशन में एसिडिटी, अम्लता बढ़ जाती है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड के द्वारा उदासीन किया जाता है। एसिडिटी बढ़ जाती है तो बोले क्या हम कोई क्षार ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड वगैरह, जो एसिडिटी को कम कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड के रूप में बोलते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है, जो माउथ का पीएच होता है, मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5 से कम हो जाता है अगर, तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, और दांतों की सड़न से बचने के लिए जो टूथपेस्ट होता है उसकी प्रकृति को हम बोलते हैं कि क्षारीय प्रकृति। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है बोले, क्षारीय होती है, जो माउथ के पीएच को क्या बना देती है,
माउथ का पीएच अगर कम हो जाता है बोले तो दिक्कत हो जाती है, दांत वगैरह में सड़न चालू हो जाती है। इसलिए टूथपेस्ट की प्रकृति हमेशा क्षारीय रखती है, जो पीएच को बैलेंस करके रखती है बोले, है ना। मधुमक्खी के डंक या चींटी के काटने में त्वचा में एक अम्ल चला जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, है ना। जिससे क्या होता है, दर्द और जलन होने लगती है। अगर डंक वाली जगह पर बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है जिसको NaHCO3 के रूप में जानते हैं, इसको अगर लगा लिया जाए तो इससे क्या होती है, राहत मिलती है। जो लाल चींटी है, मान लो हमारे शरीर में कहीं डंक मार दी उसने, तो हमारे शरीर में क्या चला गया, फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला गया। तो अम्ल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बोले, क्षार का उपयोग कर सकते हैं। NaHCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा है उसको अगर लगा लेते हैं तो क्या हो जाती है, राहत मिल जाती है। केले के पत्तों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए यह खमीर बनने से बचाता है। दूध वाला सामान्यतः दूध के बर्तन में केले का पत्ता रखता है, जो क्या बनाता है वो ये खमीर बनने से होता है, क्या बोलते हैं, बचा लेता है ना। तो दैनिक जीवन में ये कुछ पीएच है। इसके बाद कुछ पीएच मान दिए हुए हैं हमारे पास। जैसे ब्लड का जो पीएच होता है 7.3 से 3.5 से 7.45 तक, सलाइवा 6.2 से 7.6 तक होता है। यूरिन का पीएच मान 6.0 से 7.5, मिल्क का पीएच मान 6.5 से 6.9 तक। गैस्ट्रिक एसिड जो होता है 1.5 से 3.5। विनेगर सिरका का जो पीएच मान होता है वो कितना, 2 से लेके 3 तक। नींबू का रस 2 से लेके 3 तक। टमाटर का रस 4 से लेके 4.5 तक, है ना। कॉफी का पीएच मान होता है 4.5 से 5.5 तक। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं 2.5 से 3.5 तक। समुद्र का जल 7.5 से 8.5 तक। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है क्योंकि उदासीन होता है। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान लेस देन होगा 5.6, 5.6 से अगर कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। बैटरी का जो एसिड होता है 0.8 से लेके 1 तक। वाइन 2.8 से 4.2 तक। मक्खन 6.1 से लेके 6.5 तक। वर्षा का जल 5 से लेके 5.5 तक, 5.5 तक इसका पीएच मान होता है। लवण का पीएच मान कितना होगा भाई, लवण का पीएच मान होगा 7। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, उदासीन होता है। आंसू जो होते हैं, टीयर्स जो होते हैं, इनका पीएच मान 6.5 से 7.6 तक। अंडे का सफेद वाला जो भाग होता है उसका पीएच मान 7.6 से 8 तक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान कितना होगा, 10.5। एक प्रकार से क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। चूने का पानी, लाइम वाटर जो होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 12.4 होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास पीएच मान है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो इन सभी पीएच मानों को आपको नोट करना चाहिए और अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पीएच मान को हमने समझ गए, पीएच स्केल को समझ गए, है ना। अम्ल और क्षार की अवधारणाओं को हमने एक एक करके समझा, है ना। जो अम्ल, क्षार और आगे का हमारा टॉपिक क्या था, लवण, है ना। अम्ल और क्षार को हमने इस क्लास में बड़े अच्छे से समझा है। लवण जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।